तो हम लोग क्या देख रहे थे, एथमेटिक प्रोग्रेशन। एथमेटिक प्रोग्रेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने देखा। कुछ पॉइंट्स मैं रिवाइज कर दूं कि जो nth टर्म होता था एथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो होता था a प्लस n माइनस वन इंटू डी। वेदर a जो होता था वो फर्स्ट टर्म होता था, d होता था मेरा कॉमन डिफरेंस, और n वाज नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, t इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता था कि अगर कोई सीरीज है तो जो nth टर्म होगा और n माइनस वन टर्म होगा, इसका डिफरेंस होगा, ये हमेशा कांस्टेंट होता था, दैट वाज नोन एज कॉमन डिफरेंस। मतलब जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उनका डिफरेंस होता था हमेशा इक्वल होता था, दैट वाज नोन एज एथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सम ऑफ एथमेटिक प्रोग्रेशन वाज n बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, दैट इज n बाय 2 इंटू a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है ना। इसी को हम लोग लिखते थे Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इनफैक्ट हम लोगों ने इसी को थोड़ा इलेबोरेट कर दिया, क्योंकि अगर आप इसे गौर से देखें, दिस वाज a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और ये होता था लास्ट टर्म, मतलब n बाई 2 इंटू a प्लस l, है ना। तो ये कुछ एथमेटिक प्रोग्रेशन के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक थे, एस्पेक्ट्स हैं। आज जो हम लोग करेंगे वो करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने देखा, जो डिफरेंस था दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो सेम होता था। और जीपी में क्या होता है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर जो रेशियो होता है टू कंसेक्यूटिव, रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, जो रेशियो होता है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का, वो जो होता है इक्वल होता है, ये कांस्टेंट होगा। मतलब क्या, जैसे 1 2 4 8, अगर इसे गौर से देखें तो सेकेंड टर्म इज टू फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म इज टू सेकेंड टर्म इक्वल टू फोर्थ टर्म इज टू थर्ड टर्म। मतलब ये प्रोपोर्शनेट में है, प्रोपोर्शन का आपको चैप्टर याद है ना। मतलब 1:2 इक्वल्स टू 2:4 इक्वल्स टू 4:8, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट टर्म के बाद, मान लो फर्स्ट टर्म का 1 है और हमें अगर सीरीज निकालना है जीपी का, तो हमें क्या चाहिए होगा, वो कांस्टेंट नंबर, मान लो कि वो नंबर 2 है, तो जीपी जो होगा वो होगा 1 2 4 8 टू बी कंटिन्यूड, है ना। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है, nth टर्म डिवाइडेड बाय n माइनस वंथ टर्म, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो। वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था, एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस, तो वहां पे डिफरेंस जो होता था कॉमन होता था, यहाँ रेशियो जो होता है कॉमन होता है, ठीक है ना। अब देखिए आप, अगर पहला टर्म a है तो सेकेंड टर्म क्या होगा, a इंटू कॉमन रेशियो। थर्ड टर्म क्या होगा, a इंटू कॉमन रेशियो टू द पावर 2। इसी तरह से चौथा 3, और इस तरह से ये nth टर्म तक चलेगा। बोलो हाँ कि नहीं। nth टर्म इसका होगा n-1 की। देखो अब, तो जो सेकेंड टर्म हो रहा है, वो उसको कैसे हम लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो टू द पावर, ये सेकेंड टर्म है, इसे पावर कितना है 1, ये थर्ड टर्म है, इसे पावर कितना है 2, ये फोर्थ टर्म है, इसे पावर कितना है 3। तो जो nth टर्म होता है उसमें पावर कितना होता है n-1। तो हम लोग लिख सकते हैं nth टर्म इक्वल टू a इंटू r टू द पावर n-1।
where a is first term, r is common ratio and n is number of terms. ठीक है, n जो टर्म आप निकालना चाह रहे हो, आप चौथा टर्म निकालना चाह रहे हो, पांचवा निकालना चाह रहे हो, आप n में वो वैल्यू पुट कर दें. ठीक है, तो ये एक बात गई. अब दूसरी बात जो हम लोग यहां पर देखेंगे वो है सम ऑफ n टर्म्स. जैसे हम लोगों ने एपी में निकाला था ना, यहां पे भी निकालेंगे. और ये जो होता है वो होता है ए आर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन. ए इंटू आर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन. जैसे मान लो कि एक सीरीज है 1 2 4, तो हम लोग तीन टर्म का हम लोग सम निकालना चाहते हैं. तो ये देखो कितना हो रहा है, 7 हो रहा है ना. अब इस वैल्यू से हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे. तो ए का वैल्यू कितना है 1, आर कितना है 2, एन कितना है 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर कितना है 2 माइनस 1 इक्वल टू 2 टू द पावर 3 8 माइनस 1 7 है ना. मान लो एक जीपी है 2 4 8 16 और हम चाहते हैं इसके 4 टर्म का हम लोग एडिशन करें, सम निकालें. तो क्या हो जाएगा, a इंटू आर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन. ये हो जाएगा 2 फर्स्ट टर्म इंटू आर कितना है 2 टू द पावर n कितना है 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1. ये आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर 4 16 माइनस 1 15 दैट इज 30. आप ऐसे ऐड करके देखें तो 16 8 24 4 28 2 30. ठीक, ये हो गई मेरी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी. सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी हम लोगों ने देखा था कि nth टर्म दैट वाज ए आर एन माइनस वन, ए टू द पावर आर ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन. अब देखिए एग्जाम टाइम में थोड़ी आपको डिफिकल्टी होती है, कंफ्यूजन होती है. कहाँ पर जो nth टर्म होता है वो होता है a टू द पावर a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन. ये n माइनस वन होल पावर में देख रहे हैं. और समेशन में क्या है कि a इंटू आर टू द पावर n और इस फैक्टर में से 1 माइनस हुआ है. बात समझे. जैसे देखो 2 टू द पावर 3 माइनस 1, तो इस वैल्यू को निकाल के 1 माइनस करना. तो ये कंफ्यूज आप लोग एग्जाम के अंदर मत होना, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं फार्मूला और निकालते हैं nth टर्म तो हम लोग क्या बोलते हैं a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1. और जब हम लोग समेशन का फार्मूला बोलते हैं तो भी बोलते हैं a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1. मतलब बोलते समय ये दोनों सेम साउंड करता है. nth टर्म इज ए आर एन माइनस वन एंड सम इज, यहां पे भी जो न्यूमिनेटर आ रहा है उसमें हम लोग ए आर एन माइनस वन बोलते हैं. बट यहां पे जो a इंटू आर टू द पावर n इस फैक्टर से 1 माइनस है. इसका आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये गलती लोग कर जाते हैं. ठीक है, और जीपी में जो एक समझने वाली बात है वो यह है कि एक जीपी ऐसा हो सकता है जो इनफाइनाइट टर्म्स का हो, चलता जाए और इसका आर जो हो वो लेस देन 1 हो. मान लो 1/2, ये 1 से छोटा है. तो अगर ऐसा जीपी है, एक एग्जांपल लें, पहला 1 पकड़ें, दूसरा 1/2, फिर 1/4 और ये मान लो इनफाइनाइट टर्म तक चलेगा. इसमें हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स कोई भी टर्म निकालना हम निकाल लेंगे. 10वां टर्म क्या होगा, तो a इंटू ए कितना है 1 इंटू आर हाफ टू द पावर 10 माइनस 1, ये निकल जाएगा. लेकिन क्या इसका सम निकालना पॉसिबल है?
इसका सम भी निकालना पॉसिबल है, वो जो होता है a बाई 1 माइनस आर। इनफाइनाइट टर्म्स अगर हो किसी जीपी के अंदर और r का वैल्यू 1 से छोटा हो तो जो सम होगा इनफाइनाइट टर्म्स का वो हो जाएगा a बाई 1 माइनस आर। लेकिन अगर r 1 से बड़ा होगा तो हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम नहीं निकाल सकते हैं। मान लो 1 2 4 8 ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक, हम सम कैसे निकाल पाएंगे? हम नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज जो हमारा फॉर्मूला है a rn माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 यही होता है ना। इसमें क्या होता है, जो a हम लोग निकालते हैं और r, अब n अगर इनफाइनाइट हो जाए तो हम लोग इसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। बट अगर r की वैल्यू 1 से कम हो, उस पर अगर इनफाइनाइट हो तो एक लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है जो थोड़ा सा हम लोग आगे टच करके निकलेंगे। तो लिमिट की एक होती है, अगर लिमिट r अगर लेस देन 1 हो और टू द पावर इनफाइनाइट जाए, ठीक है, इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो आप a डिवाइडेड बाई इस तरह से निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू 1 की तरफ टेंड्स करती जाती है, ठीक है। अगर n इनफाइनाइट्स की तरफ जाएगी तो ये वैल्यू 1 की तरफ चली जाती है, ठीक है। लास्ट में 3-4 लाइन आप लोगों में से कुछ लोगों ने ठीक से नहीं समझा होगा, कोई ज़रूरत भी नहीं है उसे समझने की। आपके काम का जो चीज़ है वो मैं अभी एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूँ। और जो आपके काम की चीज़ निकल के आई है वो 3 चीज़ें हैं जीपी से। इसके बाद एप्लीकेशन है, वो डिफरेंट एक काम है, वो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के मार्फत। लेकिन आप देखिए जीपी के जो nth टर्म होगा वो होगा a rn माइनस 1। सम जो होगा nth टर्म का वो होगा a rn माइनस 1 बाई r माइनस 1। और सम जो होगा इनफाइनाइट टर्म्स का वो होगा a बाई 1 माइनस r। और कंडीशन क्या है कि r इज लेस देन 1। ये 3 बातें आपने अब तक सीखा है ना। अब देखिए जब r का वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगा तो आप इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम नहीं निकाल सकते हैं, बट अगर r का वैल्यू कम है तो आप निकाल सकते हैं बाई 1 माइनस r। इन 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं। और इन फार्मूला से, और जो हम लोगों ने पहले फार्मूला सीखा एपी का, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रहना चाहिए, हमेशा आपको याद रहना चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन ऑफ ऑल दिस फार्मूलाज, कि आप एप्लीकेशन कैसे करेंगे। जो एक पार्टिकुलर क्वेश्चन आएगा उसको बनाते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, उसे कैसे सॉल्व करेंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड नहीं भी हो सकते हैं। तो हम लोग कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कैसे उसको मैथमेटिकली बनाया जाए, किस तरह से उसे और हम ऑप्शन से बना सकते हैं। इन सब बातों पे भी हम लोग विचार करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जी आपका 6.2 आपके स्टडी मैट में एडिशनल क्वेश्चन बैंक है। यहाँ पे हम लोग एपी और जीपी दोनों के सवाल देखेंगे, ठीक है ना। एपी और जीपी दोनों के सवाल देखेंगे, ये कॉमन चैप्टर है। और क्वेश्चन नंबर 1, इफ एबीसी आर इन एपी एज वेल एज इन जीपी देन। अब एबीसी है, ये एपी में भी है और यह जीपी में भी है। मतलब कि b माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी, यह भी ट्रू है। और b बाय ए इक्वल टू सी बाय बी, ये भी ट्रू है। ये 2 जानकारी हमें मिलती है ना, एपी से यह जानकारी मिली, जीपी से यह जानकारी मिली, ठीक। हम यहां से देखिए 2 इक्वेशन डिराइव कर पा रहे हैं ना, 2 इक्वेशन डिराइव कर पा रहे हैं, जबकि हमारे पास 3 डेरिवेटिव्स हैं। इक्वेशन से हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट यह है
कोई तीन जो एक पेयर है, 3 नंबर का एक ट्रिपलेट है ABC, और अगर ये AP में भी है, GP में भी है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, 3 नंबर है A, B और C, यह AP में भी है और GP में भी है। इनकेस क्या होगा कि A को B के बराबर और B को C के बराबर होना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो कि 1 1 1 आप वैल्यू पकड़ लो, तो यह AP में भी है बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज 0 और कॉमन रेशियो इज 1। इसी तरह 2 2 2, यहां पे भी कॉमन डिफरेंस इज 0 एंड कॉमन रेशियो इज 1। तो ABC बोथ AP में भी हो, GP में भी हो, यह कब संभव है? यह तभी संभव है जबकि कॉमन रेशियो और कॉमन डिफरेंस बराबर हो जाएं, ठीक है ना, और कॉमन रेशियो 1 हो, कॉमन डिफरेंस 0। ये तो गई एक बात। अब दूसरी बात, जो हमारे ऑप्शन है ABC are in AP as well as in GP, then they are also in HP। अब ये HP कहां से आ गया? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। AP और GP की तरह यह भी एक प्रोग्रेशन होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। दिस इज द थर्ड काइंड ऑफ प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आपके सब्जेक्ट्स में, सॉरी आपके सिलेबस में इसकी पढ़ाई नहीं है HP की, बिकॉज इसके क्वेश्चन होते हैं कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए नहीं है, बट आपके ऑप्शन में है, तो इसे समझ लेते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम लोग कहते हैं किसे, अगर किसी सीरीज का इन्वर्स करें हम सारे एलिमेंट का, और अगर वह AP में हो, इन्वर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर इन AP, देन सीरीज इज इन HP। अब तो ये हो गई डेफिनेशन की बात। अब समझदारी की बात, मान लो आपका नंबर है 1/2, 1/3, 1/4। अब आप सारे एलिमेंट को इन्वर्स करें तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब चेक करें क्या यह सीरीज AP में है? आंसर इज यस, बिकॉज कॉमन डिफरेंस 1 है। तो ये सीरीज HP में है, ठीक है। मान लो 1/7, 1/10, 1/13 इन्वर्स करें 7, 10, 13, क्या यह सीरीज AP में है? द आंसर इज यस, तो ये सीरीज HP में होगी। आई होप आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर कोई एक इक्वल नंबर है, 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3 हम लोगों ने देखा था, तो 1/1 करें, 1/2 करें, 1/3 अगर करें, ठीक है। तो अगर सोचिए, मैंने कहा था कि 1 1 1 कोई भी इक्वल AP में भी है, यह GP में भी है, अगर आप इसका इन्वर्स करें 1 1 1, तो देखो ये क्या होगा, ये वाली सीरीज AP में है ना, मतलब ये ओरिजिनल सीरीज भी HP में भी है। तो क्या होता है, अगर ABC 3 नंबर है जो AP में है, GP में है, तो वो HP में भी होगी और तीनों नंबर इक्वल होंगे ऑलवेज, ठीक है ना। तो आंसर जो होगा A होगा, हार्मोनिक, दे आर ऑल्सो इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक। दूसरा सवाल, इफ ABC be respectively pth term, qth term and rth terms of an AP, the value of A into Q minus R plus B into R minus P plus C into QP minus Q is। अब ये जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, ये कहता है कि ABC रिस्पेक्टिवली pth टर्म,
तो मान लो उस एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो पीएथ टर्म क्या हो जाएगा, ए बी सी, अच्छा ए है, अब फर्स्ट टर्म को ए नहीं मानिए, यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन में, अब फर्स्ट टर्म को एफ मान लो, तो पीएथ टर्म क्या निकलेगा मेरा, एफ प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और पीएथ टर्म हमें निकालना है तो ये हो गया पी माइनस वन इंटू डी। इसी तरह क्यूएथ टर्म क्या होगा मेरा, एफ प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और आर एथ टर्म मेरा क्या होगा, एफ प्लस आर माइनस वन इंटू डी। ये क्या है, ए है, यह बी है और यह सी है। ठीक, आपको निकालना है वैल्यू जो निकालना है आपको किसका, a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, यही है ना। इसका आपको वैल्यू निकालना है। तो आपके पास क्या क्या तरीका है, देखो a इंटू जब आप करेंगे यहां से एक p का वैल्यू निकल जाएगा a के टर्म में, q का वैल्यू निकलेगा और c का वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना। आप इस इक्वेशन में डालेंगे, वो डिराइव होके कुछ एक आंसर आएगा, ठीक है। ये टाइम लेगा ना, क्योंकि पीएफ टर्म अगर मेरा ये है, यहाँ से एक p का वैल्यू आएगा, q का वैल्यू आएगा, r का वैल्यू आएगा, आप इसे करने जाएंगे, यह एक आंसर आपका आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद, बट इट विल टेक टाइम। तो व्हाट आई सजेस्ट एपी है, मैं आपको क्या सजेस्ट कर रहा हूं कि आप क्या करो कि वैल्यू ले लो छोटे छोटे, एक एपी सीरीज को अपने मन से इमेजनरी कोई भी सीरीज आप पकड़ लो, मान लो सबसे जो आसान इसमें आपको हेल्प करेगा -1 0 और 1, ये एपी में है, बोलो हाँ या नहीं है। यह उस एपी का फर्स्ट टर्म है, यह सेकेंड टर्म है और यह थर्ड टर्म है ना। अब इस फॉर्मूला को निकाल लेते हैं हम लोग, a इंटू क्यू माइनस आर। तो a क्या है, हम लोगों ने a को यहां क्या माना है, 1 माना है ना। b को हम लोगों ने 2 मान लिया है और c को हम लोगों ने 3 मान लिया है। मेरे p का वैल्यू -1 है, q का वैल्यू 0 है, r का वैल्यू 1 है। अब आप यहां पे पुट करें a इंटू क्यू माइनस आर, मतलब 1 इंटू 0 माइनस 1, यही 1, प्लस b इंटू b की वैल्यू 2 इंटू r माइनस p, ये कितनी हो जाएगी 2, r 1 से -1 को घटाएंगे 2 हो जाएगी, प्लस 3 इंटू c इंटू p माइनस q माइनस 1। ये देखो आपका क्या हो गया, -1 प्लस 4 माइनस 3, ये 0, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। ठीक है, कुछ लोग समझ गए होंगे इस चीज को, कुछ लोगों को दिक्कत आ रही होगी, तो समझें फिर से। पीएच टर्म हम लोग का दिया हुआ a है, क्यूएच टर्म b है, आरएच टर्म c है। हम लोग को पता है कि पीएच टर्म को हम लिख सकते हैं f प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, क्यूएच टर्म को f प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और f प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, सी टर्म को लिख सकते हैं f प्लस, और ये वैल्यू दी हुई है। अब हमें जब ये निकालना है तो हम लोग a इक्वल टू यहां से वैल्यू निकालेंगे, q का, r का, p का, इसमें देंगे, इट विल टेक टाइम। तो हम लोगों ने क्या किया ना, हम लोगों ने एक इमेजिनरी एपी की कल्पना की। देखो ये जो क्वेश्चन है ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा, पीएफ टर्म, क्यूएफ टर्म, आरएफ टर्म, कोई कंडीशन तो है नहीं पी का वैल्यू, क्यू का वैल्यू, आर का वैल्यू क्या हो सकता है। तो हम लोग अपने मन से इमेजिनरी मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म p मान लेंगे, p को 1 मान लें, और ये और एक सीरीज बना लें, -1 है, सेकेंड टर्म अगर 0 है, थर्ड टर्म अगर 1 हो, ये सिंपलेस्ट एपी है। सिंपलेस्ट एपी इसलिए बहुत लोगों के मन में 1 2 3 आ रहा होगा कि ये हम लोग क्यों नहीं ले सकते हैं, ये भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन जब -1 आप करेंगे ना तो आपका कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा, कुछ टर्म माइनस में आएंगे, कुछ प्लस में आएंगे, तो उसे डिराइव करने में आपको आसानी होगी। इस क्वेश्चन में खास डिफरेंस ऐसे नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, कुछ लोग सोच सकते हैं
कि ये वैल्यू भी लिया जा सकता है कि फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म भी 1, थर्ड टर्म भी 1। मतलब आपका क्या हो गया, ये कॉमन डिफरेंस 0। तो इन दिस केस जब कॉमन डिफरेंस मेरी 0 हो जाएगी तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या होगा 1, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म 1। ठीक है, हम लोग ऐसा इसलिए नहीं करेंगे, किसी किसी क्वेश्चन में ये कंडीशन दे देता है, कि ये तीनों बराबर नहीं हो सकते। जैसे क्वेश्चन में लिख सकता था a इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो सेफ होने के लिए हम लोग और भी एरर फ्री होने के लिए जो हमारा एजम्पशन होगा हम लोग अलग अलग नंबर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म मेरा -1, सेकेंड टर्म मेरा 0 और थर्ड टर्म मेरा 1। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये 1 हो गया P, सेकेंड हो गया Q और R हो गया R3, और इधर A हो गया मेरा -1, B हो गया मेरा 0 और C हो गया मेरा 1। अब इसमें पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इस तरह के सवाल हों और फैक्टर प्लस में हो कि दिस प्लस दिस प्लस दिस, आंसर मोस्ट ऑफ टाइम वुड बी 0। देखो यहाँ पे भी वो ट्रू हो रहा है। ये मैंने बताया था आपको इंडिसेस के चैप्टर में, लॉग के चैप्टर में। देखो ये यहाँ भी ट्रू हो रहा है, बट मैंने कहा ये 99% केस में ट्रू होता है, इसलिए हम लोग एरर फ्री बनाने के लिए इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, 100% सिक्योर होने के लिए, आंसर पे पहुंचने के लिए। ये जो हम लोगों ने मेथड लिया, सिंपलेस्ट एक सीरीज पकड़ ली, इसमें 100% करेक्ट आंसर आएगा। लोग ये नहीं सोचे कि डिटेल में बनाने से 100% आएगा, ये भी 100% एरर फ्री मेथड है। और ये समझदारी आपको कहाँ से आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है ना, इस सवाल पे मैंने इसलिए टाइम लिया ताकि आप अप्लाई कर सको इन सब कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि जो आपके सवाल आते हैं वो बड़े आसान होते हैं, बशर्ते कि आप एप्लीकेशन अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, और ये है कि pth टर्म किसी AP का Q है, qth टर्म किसी AP का P है, तो आपको rth टर्म निकालना। rth टर्म इक्वल टू व्हाट? फिर देखो ये हम लोग निकाल सकते हैं। pth टर्म Q, एज्यूम करें कि फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस D। pth टर्म क्या हो जाएगा मेरा A प्लस P माइनस 1 इंटू D, ये है मेरा Q, है ना। और rth टर्म मेरा क्या होगा, A प्लस R, qth टर्म A प्लस Q माइनस 1 इंटू P, ये है मेरा, अरे यार D, ये है मेरा P। अब यहां पे देखो आपको निकालना है rth टर्म आपको निकालना है, मतलब A प्लस R माइनस 1 इंटू D। और चूंकि आपका आंसर जो है PQR के फॉर्म में है, मतलब आपके पास दो वेरिएबल हैं A और D, आपके पास दो इक्वेशन हैं A और D, मतलब आप आसानी से यहां से A और D निकाल सकते हैं। दो वेरिएबल, दो इक्वेशन तैयार है, इसको माइनस करें, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा D कॉमन P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1 इक्वल्स टू Q माइनस P। है ना, आपका ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। D इंटू P माइनस Q इक्वल्स टू Q माइनस P। देखिए इसको लिख सकते हैं ना, माइनस P माइनस Q कैंसिल आउट हो जाएगा, D इक्वल्स टू माइनस 1। D आ गया आपका -1, तो A आपका क्या हो जाएगा, किसी इक्वेशन में पुट कर दें तो आप लिख सकते हैं A प्लस P माइनस 1 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा A माइनस P प्लस 1 इक्वल्स टू Q, तो A इक्वल्स टू Q प्लस P माइनस 1। तो आपके पास आ गया A इक्वल टू Q प्लस P
-1 डी इक्वल टू -1। तो RH टर्म मेरा क्या होगा, RH टर्म A मतलब Q प्लस P -1 प्लस R -1 इंटू डी क्या है मेरा -1, ये हो जाएगा मेरा P प्लस Q माइनस R, क्योंकि ये -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, P प्लस Q माइनस R इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आपका दिया हुआ है कि pth टर्म Q है, मतलब A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू Q, qth टर्म P है, मतलब A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू P। आपके पास दो वेरिएबल A और D, दो इक्वेशन, आपने माइनस करा, A कैंसिल आउट हो गया, यहां से D कॉमन आया, P माइनस Q और D की वैल्यू निकली -1। हम लोगों ने किसी एक इक्वेशन में पुट कर दिया -1, तो A की वैल्यू निकल गई यहां पर P प्लस Q -1, हम लोगों ने D का वैल्यू -1 पुट करा। अब RH टर्म जो निकालना है वो होगा A है Q प्लस P माइनस 1 इंटू डी प्लस R माइनस 1 इंटू डी माइनस 1, दैट इज P प्लस Q माइनस R। ठीक, क्या इसे भी हम लोग, क्या इस क्वेश्चन को भी हम लोग एक एज्यूम करके इमेजिनरी सीरीज का बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आपको उस तरह का सीरीज लेना है, तो मान लो किसी सीरीज का फर्स्ट टर्म हो जाए 2 और सेकेंड टर्म हो जाए 1, तो आपका देखो सारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। कंडीशन क्या था कि pth टर्म Q हो रहा है, तो मेरा फर्स्ट टर्म 2 हो रहा है, फर्स्ट टर्म 2 है, तो सेकेंड टर्म को क्या होना चाहिए, qth टर्म को क्या होना चाहिए P, मतलब सेकेंड टर्म को होना चाहिए 1, सेकेंड टर्म 1 हो रहा है, सीरीज मतलब ट्रू है, 2 1, पहला टर्म 2 दूसरा टर्म 1, रिवर्स हो रहा है ना। तो आप देखिए ये कैसी सीरीज हो गई, जैसे कॉमन डिफरेंस -1 है, थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 0, फोर्थ टर्म क्या होगी इसकी -1, होगी ना, P मेरा 1 है, Q मेरा 2 है। अब मान लो हम RF टर्म, कोई अब टर्म पकड़ते हैं इसमें एब्रप्टली, इसके बाद -2 आएगी, -3 आएगी, ये मेरा सीरीज बन के आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम पकड़ते हैं RF टर्म, RF मान लो आप पांचवा टर्म निकालना चाह रहे हो, 1 2 3 4 5, पांचवा टर्म क्या है -2, आप इस फॉर्मूला में सेट करें P प्लस Q माइनस R, वो आपको ऑप्शन से देखना पड़ेगा क्या क्या ऑप्शन है, P है 1, Q है 2, R है 5, देखिए -2 हो गया ना, ये -2 पांचवा टर्म आपका हो रहा था। ऐसे भी आप पहुंच सकते हैं इसके आंसर पे, बट दिस इज द राइट वे टू डू। आप करते करते जब आपको एक एक्सपर्टाइज हो जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट्स आपके पक्के हो जाएं, तब जाके आप ये सब काम कर पाएंगे और आसानी से चीजों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। टू रीच ऑन दिस मेथड, ऑन दिस टेक्निक, यू विल हैव टू गेट लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, तभी जाके आप इन सब चीजों को समझ पाएंगे। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए pth टर्म ऑफ एन AP इज Q, क्वेश्चन नंबर 4, pth टर्म एक AP का Q है, qth टर्म एक AP का P है, जैसे पीछे का सवाल था, और इस तरह के सवाल हम लोगों ने क्या देखा था, यही सवाल हो गया ना। तो इसका जो D होता था, इसका जो D होता था वो -1 होता था, ऐसे करने चाहिए, A होता था P प्लस Q -1। अब आपसे पूछा P प्लस QH टर्म, P प्लस QH टर्म क्या होगा, A प्लस P प्लस Q -1 इंटू D। A क्या है P प्लस Q -1 प्लस P प्लस Q -1 इंटू -1, देखो ना ये प्लस में है, इसमें -1 से ऐड हो क्या हो जाएगा 0, है ना, P प्लस QH टर्म क्या हो जाएगा 0।
जो सीरीज मैंने आपको कहा था, मान लो कहीं से स्टार्ट करो, फर्स्ट टर्म आप 2 ले लो, सेकेंड टर्म 1 ले लो, थर्ड टर्म क्या होगी 0, फोर्थ टर्म होगी -1, फर्स्ट टर्म इज 2, सेकेंड टर्म इज 1, p + 1 है QH टर्म, मतलब थर्ड टर्म क्या है इसकी 0 है ना, थर्ड टर्म इज 0। आप दोनों तरह से सोच सकते हैं, ठीक है। 2-4 बार जब करेंगे ना तो आपको ये सब चीज़ें याद भी हो जाएंगे एग्जाम के अंदर। पी टर्म अगर क्यू होता है, क्यू टर्म अगर पी होता है, तो कॉमन डिफरेंस मस्ट बी -1। आपको क्लिक करेगा अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है तो, नहीं आता है तो फिर समझदारी है ही। एपी के सारे सवाल में जो आपको 2-3 बातें कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, वो कि पहला टर्म जो होता है वो पहला टर्म होता है nth टर्म होता है +n - 1 × d। कॉमन डिफरेंस कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, मतलब tn - tn - 1, ये जनरलाइज अगर करेंगे तो हो जाएगी tn - tn - 1, मतलब t4 - t3, ये भी कॉमन डिफरेंस होगा। t58 - 57 उस दिन भी मैंने आपको बताया था, ये भी कॉमन डिफरेंस होगा। t101 - 100 ये भी कॉमन डिफरेंस होगा। ये कॉन्सेप्ट आनी चाहिए आपको। और आगे बढ़ते हैं, कुछ सवालात हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ना हम लोगों ने किया था पहले, इस तरह का सवाल। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस सवाल को और आसानी से आप एक कॉन्सेप्ट को सीखने के साथ साथ कैसे बना सकते हैं। एपीजीपी जो है ना, ये फॉर्मूला तो इसमें बहुत कम है। ये पूरा चैप्टर आपका एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने में आपको मदद मिलेगी। और एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट सही से अप्लाई करना सीख जाएंगे तो दिस इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर। अब 10वां नंबर सवाल देखते हैं, और ये हमसे कह रहा है कि Sn द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए सीरीज इज। Sn को इन्होंने डिफाइन किया 2n² + 3n से। हम लोगों ने पहले ऐसा सवाल किया था, और क्या करा था हम लोगों ने, Sn का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं n/2 × a + l, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और इसको हम लोगों ने इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी। जैसे n/2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा मेरा 4n, ये हो जाएगा मेरा 6, ठीक है। अब n/2 हो गया, और a + l, तो a + n - 1 × d के फॉर्म में इसको हम लोग लिखना चाह रहे थे। तो मान लो ये 10 हो गया, तो ये हो गया मेरा n - 1 × 4, यहाँ से -4 + 4, ठीक है। अब इस 10 को हम लोग लिख सकते हैं n × 2, n/2 सॉरी 5 + 5 + n - 1 × d। इसको हम लोग इस तरह से लिख पा रहे हैं। तो ये एपी का एक फार्मूला हो जा रहा था, इस तरह से n की वैल्यू निकल जा रही थी यहां से। अब क्या हुआ पहले मैंने किया है, उसे जाके आप देख सकते हैं, इस तरह से ये होता था। अब यहां चक्कर है, मान लो कि Sn वहां दिया हुआ था उस क्वेश्चन के अंदर में, ये एक एपी सीरीज है जिसका nth टर्म को हम इस तरह से लिखते हैं। मान लो ये एपी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि Sn द टर्म ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए सीरीज इज गिवन बाय दिस, द सीरीज इज इन AP GP HP। तो अब क्या करें इसको, ये मुझे मालूम ही नहीं है कि इसको इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं AP में, GP में, HP में। तो क्या करें, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी सीरीज के सम का इक्वालिटी देखो क्या होगा। ऐसे ये सीरीज है 1 2 3 4 है। अब आप 4 टर्म का प्लस करो, कितना आ रहा है 10, और 3 टर्म का आप सम करो, कितना आ रहा है 6। इसको इसमें से माइनस करो, ये क्या आ रहा है 4, तो nth टर्म आपको निकल के आ रहा है। मतलब कि अगर n टर्म के प्लस से n - 1 तक का प्लस को घटा लें तो ये हो जाएगा मेरा nth टर्म, ये हो जाएगा मेरा nth टर्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट
इस पे सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। Sn माइनस 1 इज Tn, कोई भी सीरीज 2 4 6 8 मान लो हो, अगर यहां तक के एडिशन में से आप सोच के देखो, यहां तक घटाएंगे डेफिनेटली ये पार्ट निकल के आएगा, क्योंकि यही पार्ट एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ठीक है। तो Sn माइनस 1 इक्वल टू Tn। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमें सीरीज दी गई है इसका nth टर्म निकाल लेंगे। क्या होगा, क्या निकाल लेंगे हम लोग, nth टर्म हम लोग निकाल लेंगे, इसका क्या होगा। तो अगर मेरे पास Sn इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n है तो Tn इक्वल टू हो जाएगा Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn कितना है, 2n स्क्वायर प्लस 3n। Sn माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 2 स्क्वायर है ये, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहां से माइनस हो के आएगा ये माइनस 3n माइनस 1, ठीक है। n के जगह पे Sn तो ये है ही, n की जगह पे आप माइनस 1 डाल दो, Sn माइनस 1 हो गया। ये समझ रहे हैं ना कि Sn, जैसे हम लोग यहाँ से S4 निकालना चाहें, 4 टर्म गैप, तो क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4, 32 और 12 44, मतलब जो जितना टर्म का सम निकालना है उसमें वो वैल्यू डालना है। तो n-1 के लिए हमें n के जगह पे n-1 डालना है। अब देखो ये कितना निकला, 2n स्क्वायर प्लस 3n, इसको लिख देंगे हम लोग माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n, ठीक, माइनस 2 माइनस 3n प्लस 3, 2n स्क्वायर प्लस 3n इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मेरा बन के आएगा 4n प्लस 1, Tn इक्वल टू 4n प्लस 1। ये मेरा हो गया nth टर्म का फंक्शन। nth टर्म का फंक्शन क्या हो गया, 4n प्लस 1। अब आप T1 निकालें, क्या निकलेगा 5, T2 निकालें, क्या निकलेगा 9, T3 निकालें, क्या निकलेगा 13। देखिए 5 9 13, 5 4 9 4 13, ये क्या है, एपी में है, क्या है, एपी में है। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा कि Sn का अगर हमको फंक्शन दिया हुआ है, Sn का अगर हम लोग को फंक्शन दिया हुआ है तो Tn वुड बी Sn माइनस Sn माइनस 1। मतलब अगर हमें फिफ्थ टर्म चाहिए तो निकालना क्या पड़ेगा, S5 माइनस S4। 100th टर्म चाहिए तो निकालना पड़ेगा S100 माइनस S99। और यहां से मुझे Tn का फंक्शन मिल गया, सॉरी Tn का हमें फंक्शन मिल गया 4n प्लस 1। अब Tn में हम लोग वैल्यू बैठाते जाएंगे, हम लोग को सीरीज मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, लिख लेना, लिखने में आप लोग फास्ट रहेंगे, उससे ज्यादा समझने में। हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड 3 नंबर्स इन एपी और सम इज 6 एंड द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 44। ये सब सीधा आप ऑप्शन से बना है। पहला ऑप्शन देखें, -2 to 6, तो दोनों इसका सम कितना है 6, ठीक है 6 ही होना चाहिए। और इसके स्क्वायर का सम कितना है, 2 दूना 4, 4 8, 36 44, पहला ऑप्शन हो गया। और एपी में है ना, एपी में भी है कॉमन डिफरेंस 4, फर्स्ट टर्म -2। जैसे बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि सम ऑफ टर्म्स 3 है, मुझे दिया हुआ है सम ऑफ टर्म्स 6, इसलिए नहीं होगा। सी क्यों नहीं होगा, सम ऑफ टर्म्स 9 है, डी में सम ऑफ टर्म्स 12 है। इतने आसान ऑप्शन, इतने आसान क्वेश्चन। इसी तरह से आप 16 देख लें, फाइंड 3 नंबर्स इन एपी वो सम इज 6 एंड द प्रोडक्ट इज 24। तो आप ऑप्शन ए देखें, सम 6 है, प्रोडक्ट -24 है, आंसर हो गया। तो बड़े आसान आसान सवाल एपी जीपी के अंदर होते हैं, ठीक।
ठीक है ना। आपको है जैसे 20 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 6.22। If ABC are in AP, then the value of A square plus 4AC plus C square divided by AB plus BC plus CA is। अब आप वो करने मत जाना कि फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी, तो ए है तो बी हम लोग लिख सकते हैं, डी माइनस ए प्लस डी सी लिख सकते हैं, ए प्लस 2D। इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं, आप इसमें वैल्यू पुट कर दें ए बी सी में। और आपको कहीं पे कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि ए बी सी बराबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो सबसे आसान क्या होगा, ए बी सी में आप 1 1 1 डाल दें, ए को ही 1 मान लेंगे, ए भी 1 मान लो, बी भी 1 मान लो, सी भी 1 मान लो। बस ध्यान क्या रहे कि आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ वैल्यू मत लेना कि ये वैल्यू 0 हो जाए, फिर ये मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 1 1 अगर करेंगे हम लोग, तो हम लोग के ऊपर में होगा ए स्क्वायर प्लस 4AC प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सब 1 है तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस 1 3, आंसर 2। करने की जरूरत है ही नहीं और कुछ सोचने की, ठीक है। ए बी सी आर इन ए पी, देन ए बाई बी सी इंटू बी प्लस सी, बी बाई सी ए इंटू दिस 1 1 1 डाल दो। 1 1 1 आपका एपी में भी है, जीपी में भी है, एचपी में भी है। जहां आपको एबीसी के टर्म्स में दिया हुआ, आप सीरीज कंसीडर करना 1 1 1। अब जैसे वो क्वेश्चन था पीएथ टर्म क्यू क्यूएथ टर्म पी, इसमें 1 1 नहीं डाल सकते, बिकॉज अगर फर्स्ट टर्म मैंने 2 मान लिया है, फर्स्ट टर्म मान लो आप 1 मान लो, चलो 1 मान लिए, तो फिर सेकेंड टर्म अब 2 बार एक ही बात तो नहीं बोलेंगे ना हम लोग, तो इसे डिफरेंट हमें लेना ही पड़ेगा फर्स्ट टर्म को। बात समझ गए, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो चूंकि हमें इसके बाद सेकेंड टर्म मिल जाए तो आसानी होती, इसलिए हम लोगों ने 2 पकड़ा। अगर मान लो आप फर्स्ट टर्म को 5 ले लो, इसका मतलब 5वां टर्म 1 है। फर्स्ट टर्म अगर 5 है तो 5वां टर्म 1 है, तो आप रिजल्ट के पास नहीं पहुंच पाते, इसलिए इस क्वेश्चन में उस तरह से लिया गया, ठीक है। प्रैक्टिस से ये सब आप धीरे धीरे सीख जाएंगे कहाँ पे क्या करना है। लेकिन ये सब जितना सवाल है 21 22 23 इन सब में 1 1 1 आप लेते चलो। 21 नंबर देखो, वैल्यू ऑफ ये हम लोगों ने 21 नंबर ही कर लिया था अभी, ये 21 नंबर था, ये 21 है। 20 ए क्यूब प्लस 4b क्यूब प्लस सी क्यूब, कुछ भी ऊपर में वैल्यू क्या आएगा मेरा 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 हो जाएगा आंसर। 22 ए बी सी आर इन ए पी 1, तो पहला फैक्टर हो जाएगा आपको ए बाई बी सी इंटू बी प्लस सी, ये हो जाएगा 1 बाई 1 इंटू 2, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे एक चक्कर आ गया, अगर आप एबीसी को 1 लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, अब आप सीखेंगे कहाँ पे इक्वल हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो कहाँ पे हम लोग इक्वल नहीं ले सकते हैं, जैसे 22 नंबर क्वेश्चन है, एबीसी आर इन एपी, एबीसी आर इन एपी, देन ए बाई बी सी इंटू बी प्लस सी, बी बाई सी इंटू सी प्लस, तो क्या होगा अगर आप 1 1 1 ले लेंगे 22 में, A1 ले लेंगे, B1 ले लेंगे, C1 ले लेंगे, तो सारे वैल्यू बराबर हो जाएंगे, सारे वैल्यू बराबर हो जाएंगे, ए बाई बी सी इंटू बी प्लस सी बराबर हो जाएंगे। सारे वैल्यू अगर बराबर हो गए तो वो सीरीज एपी में भी होगा, जीपी में भी होगा, एचपी में भी होगा, ठीक है। अब आंसर तो मुझे कोई एक चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे, दूसरा इजीएस्ट पकड़ेंगे, ए को आप 1 पकड़ लें, बी को 2 पकड़ लें, सी को 3 पकड़ लें 22 के लिए, ठीक है। तो 2 बातों का ध्यान रखेंगे, आप कोई एपी पकड़ने वाले हैं, एपी आपको जरूरत है 1 1 1 आप पकड़ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं,
हम लोगों ने A इक्वल B इक्वल C ये जंक्शन है। किसी किसी क्वेश्चन में क्या होगा, जब आप इक्वल कर देंगे ना, जब आप इक्वल कर देंगे तो आपको कठिनाई, कंफ्यूजिंग वाली स्थिति पैदा होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 22, और ये आपको कैसे पता चलेगा करना है नहीं करना है, वो क्वेश्चन करके ही पता चलेगा। और कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व इतना आसानी से, इतना फास्ट में कर सकते हैं इस ट्रिक के साथ, तो आपके पास में उतना टाइम बचेगा कि आप कुछ और भी सोच सकते हैं। तो 22 में क्या करें, 1 1 1 लेने से ना सब इक्वल हो गए। इक्वल हो जाने से तो वो एपी में भी हो जाएगा, जीपी में भी होगा, एचपी में होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ए को 1 मान लें, बी को 2 मान लें, सी को 3 मान लें। एक तरीका यह है। आपको निकालना है पहला टर्म क्या है, ए बाई बी सी इंटू बी प्लस सी। ए कितना 1 डिवाइडेड बाई बी सी 6 इंटू बी प्लस सी 5। दूसरा टर्म होगा b बाई, दूसरा टर्म है मेरा b बाई ए सी इंटू ए प्लस सी, b बाई ए सी 2 बाई 3 इंटू b बाई ए सी ए प्लस सी कितना 4 8 बाई 3। और तीसरा टर्म मेरे पास हो जाएगा c बाई ए बी इंटू ए प्लस बी, और ये कितना होगा मेरा 3/2 गुने 5। आपका टर्म हो गया 5/6 8/3 15/2। देखिए कोई रिलेशनशिप निकल के आ रहा है, तो आप कॉमन डिफरेंस एक बार निकाल के देखिए क्या होता है। दिस टर्म माइनस दिस टर्म करें तो ये 6 हो जाएगी, 16 माइनस 5 11/6। ठीक है, मैं दिस माइनस दिस कर रहा हूँ। अब दिस माइनस दिस करो तो नीचे क्या होगा 6, ये हो जाएगी 30 माइनस 16, 30 माइनस 16 कितना होता है 14/6। तो ये एपी में डेफिनेटली नहीं है, जीपी के लिए आप चेक करें।